प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में भाषा है। भाषा जो मन के विचारों की अभिव्यक्ति है, भाषा जिसके सौंदर्य से ही व्यक्ति की वैचारिक क्षमताओं का बोध हमें होता है, वह भाषा जिसका यह देश मुरीद रहा है। इस देश में केवल साहित्यकारों की भाषा को ही सराहा नहीं गया है, बल्कि राजनेताओं ने भी अपने भाषा, अपनी बौद्धिकता से जन को आंदोलित किया है। हम इस देश के इतिहास में ऐसे तमाम राजनेताओं का उल्लेख कर सकते हैं जिन्होंने अपने भाषिक सौंदर्य के माध्यम से अपने समय को आप्लावित किया था, आह्लादित किया था। लोग स्वमेव हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में अपने नेताओं को सुनने के लिए उमड़ते थे। इसलिए उमड़ते थे कि वो अपनी भाषा के माध्यम से जो भाव संप्रेषित करते थे उससे जनता अपने आप को समृद्ध महसूस करती थी। लेकिन दावा हमारे राजनेता करते हैं कि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है देश तरक्की करता जा रहा है, पर तरक्की बाकी स्तरों पर जो भी होती हो, भाषा के स्तर पर दीनता दिनों दिन हमारी राजनीति की पहचान होती जा रही है। हर चुनाव हमें और नीचे स्तर पर लेता जा रहा है। इस प्रकार का बोध समाज में आता है। राजनेता अपने आप को प्रासंगिक रखने के लिए या अपने विरोधियों को घेरने के लिए भाषाई मर्यादा को निरंतर भूलते जा रहे हैं। आज हम उसे भाषाई मर्यादा पर ही बात करेंगे। दो प्रसंग अभी हाल ही में घटित हुए हैं और दोनों प्रसंग महिला अस्मिता से जुड़े हुए हैं। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, एक ऐसा राजनीतिक दल जिसमें सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का कीर्तिमान एक महिला के द्वारा ही स्थापित किया गया। सोनिया गांधी, जो अभी भी कांग्रेस के संसदीय दल की नेता है, उसकी प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की नई नवेली राजनेता है, नाम है कंगना रनौत, बेहद प्रसिद्ध अभिनेत्री है। मंडी से उन्हें चुनाव में प्रत्याशी बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनकी उम्मीदवारी घोषित होने के साथ ही सुप्रिया श्रीनेत के ट्विटर से एक ट्वीट हुआ जिसके अंदर मंडी का भाव जानना चाहा। एक महिला की अस्मिता के संदर्भ में इस ट्विटर को न केवल कंगना रनौत के स्तर पर, सभी के स्तर पर खारिज किया गया। सुप्रिया श्रीनेत स्वयं भी इस ट्वीट को खारिज करते हुए नजर आई। उन्होंने दलील ये दी कि मेरे हवाले से और भी लोग ट्वीट चलाते हैं, जिसने भी ये पोस्ट की उसको हटा दिया गया और मैंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। पर जब ट्वीट को सराहा जाता है तब तो आप यही कहते हैं कि ट्वीट मेरा था, मेरे ट्वीट पे इतनी लाइक आई, इतने लोगों ने इसको फॉरवर्ड किया, इतना इस पे विचार विनिमय हुआ, पर जैसे ही कोई कंट्रोवर्सी हुई आपने एक झटके में कह दिया ये मेरा नहीं है। ये कैसे संभव है? वही दूसरा मसला जो है वो दूसरा मसला है ममता बनर्जी से संबंधित। ममता बनर्जी के संदर्भ में उनके प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष, बड़े नेता है, प्रदेश अध्यक्ष रहे। उन दिलीप घोष ने ममता बनर्जी को घेरते हुए ये बयान दिया कि ममता बनर्जी जिस राज्य में जाती है वहां पर अपने आप को बेटी बता देती है उस राज्य की, पहले वो बताए उनका बाप कौन है। अब एक महिला के संदर्भ में, और एक ऐसी महिला जिसका जीवन अपने आप में संघर्ष की साक्षात मिसाल है, जिसका सम्मान स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, जिसके संघर्ष की सराहना देश का हर राजनेता करता है, उस महिला के संदर्भ में इस प्रकार की भाषा के इस्तेमाल को कैसे जायज ठहराया जा सकता है? पर महत्वपूर्ण केवल ममता बनर्जी ने, हर महिला का सम्मान है, और हर महिला का क्या, हर व्यक्ति का सम्मान है। और ये अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल वो राजनेता कर रहे हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये देश को नई दिशा देंगे। तो ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं? और राजनीतिक दल बयानों को केवल दूसरे के संदर्भ में देखने की कोशिश क्यों करते हैं और अपने दल के राजनेताओं के बयानों के संदर्भ में दाएं बाएं क्यों होने लगते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। शरद त्रिवेदी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। और साथ ही अमिताभ कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से ही करते हैं और सुरेंद्र राजपूत जी से समझने की कोशिश करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर, उनकी भाषा को लेकर आपकी आपत्ति रही, पर आपकी पार्टी के स्तर पर भी भाषा के स्तर पर बहुत सभ्यता दिखाई नहीं देती, और तब दिखाई नहीं देती जब सोनिया गांधी जैसा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ आपकी पार्टी को मार्गदर्शन देने के लिए मौजूद दिखाई देता है। क्या कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी इन हालात को लेकर, और केवल अपनी पार्टी के संदर्भ में नहीं, राजनीतिक विमर्श को लेकर जो देश में बना? आपके प्लेटफॉर्म पे बात कर कि इसमें आपकी व्यक्तिगत गलतियां हैं जिसको कि आपको भी सुधार लेना चाहिए। पहली बात, सुप्रिया श्रीनेत से ट्विटर के अकाउंट पर कोई ऐसी पोस्ट नहीं, बिल्कुल भी मैं इस चीज से खारिज करता हूं। सुप्रिया श्रीनेत जी का कोई पैरोडी अकाउंट किसी का होगा,
उस पर यह पोस्ट हुई थी नंबर 1। हां, वो वही पोस्ट जो है सुप्रिया सेनेत के ट्विटर अकाउंट पर नहीं थी, लेकिन फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट हुई। और फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है सुप्रिया सेनेत जी के 5 लोग क्या नाम चलाते थे, उसमें एक्शन भी ले लिया, हमने माफी भी मांग ली, हमने खेद भी व्यक्त कर दिया। इसके अलावा अगर आप जैसा सुधी पत्रकार जो और कहे, हम वो और भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सुप्रिया सेनेत जी सहित पूरी कांग्रेस पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है ये आप भी जानते हैं और अच्छी तरीके से जानते हैं। और सुप्रिया सेनेत जी तो पार्टी लाइन से हटकर कई बार कई दफा जो है वो महिला सम्मान के लिए उन्होंने आवाज भी उठाई, बात भी। इससे पहले अगर उनका एक भी कहीं कोई शब्द आपको महिला सम्मान के खिलाफ दिखाई दे तो मुझे बताइए। और जब उन्होंने अपनी इस चूक को सार्वजनिक रूप से खेद भी व्यक्त कर दिया, बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन महिला आयोग, भारतीय जनता पार्टी, कंगना रनावत, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जितने बेरोजगार मंत्री, सब उनके पीछे पड़ गए। ये जो महिला सम्मान के नाम पर रेखा शर्मा जो वुमेन कमीशन की जो महिला वो अध्यक्ष हैं, उनको ना तो मणिपुर दिखाई देता है, ना उनको हाथरस दिखाई देता है, ना उनको लखनऊ, ना कानपुर दिखाई देता है, और ना ही उनको क्या नाम दिलीप घोष दिखाई देते हैं। लेकिन उनको सिर्फ सुप्रिया सेनेत जी का दिखाई देता है और वहां से वो उनको नोटिस जारी कर देती है। हमारी समस्या और हमारा आरोप यहां से पुष्ट होता है। हम तो कहते हैं कि सुप्रिया जी ने गलती, सुप्रिया जी का अकाउंट फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर पे नहीं, वहां पर गलती हुई, कमी हुई, हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी हमें बताएगी कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने कब एक्शन लिया? तब एक्शन लिया जब उन्होंने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा, तब उन्होंने एक्शन लिया क्या नाम जब उन्होंने कांग्रेस की विधवा कहा, तब एक्शन प्रधानमंत्री जी के ऊपर लिया गया कि जब उन्होंने विदेशी गाय, विदेशी बछड़ा कहा, तब उन्होंने क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर भाजपा ने एक्शन लिया जब प्रधानमंत्री जी ने शूर्पणखा कहा, तब प्रधानमंत्री जी के ऊपर एक्शन लिया गया नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जब उन्होंने दीदी ओ दीदी कहा। तो मैं आपको अनगिनत ऐसे प्रधानमंत्री जी के उदाहरण गिना सकता हूं जिस पर एक्शन भारतीय जनता पार्टी को या बाकी चुनाव मतलब उसको एजेंसीज को लेना चाहिए, नहीं लिया गया। हमने तो खेद भी व्यक्त कर दिया, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर किसी एक वक्तव्य के लिए भी खेद व्यक्त किया हो। आप अपन इसको एक और विस्तार देने की कोशिश करते हैं चर्चा को बौद्धिक स्तर पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि सुप्रिया सेनेत ने कम से कम खेद व्यक्त किया, डिलीट भी किया, उनकी मंशा ने इसे भी स्पष्ट किया, पर आपने तमाम आपत्तियां जताई अन्य प्रतिद्वंदी राजनीति के संदर्भ में, खासतौर पर प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी, उन बयानों को लेकर। आपसे जानना चाहता हूं कि समाज के संदर्भ में क्या आप महसूस कर रहे हैं? आप धारावाहिक रूप से यह बताने में सफल रहे कार्यक्रम में कि देखिए इतने आपत्तिजनक बयान दिए गए और इन बयानों पर माफी नहीं मांगी गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ये भी आपका कहना है। पर जनता के स्तर पर इसकी प्रतिक्रिया क्या आपको वैसी आक्रोशित दिखाई दी जैसी समाज की प्रतिक्रिया होनी चाहिए? इसके संदर्भ में कोई नजरिया है सुरेंद्र राजपूत जी? या हम लोग इतने सहनशील हो गए, किसी के संदर्भ में भी कुछ भी बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है? इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको बताऊं, इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं आरोप लगाना चाहता हूं हिमांशु भाई, आप पर नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि आप उस बौद्धिक स्तर को से छूते ही नहीं, उसके ऊपर भी जाते हैं जी। लेकिन इस प्रतिक्रिया समाज में गुस्सा होना चाहिए, गुस्सा नहीं है, क्योंकि पिक एंड चूज पर बहस चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में। जब पिक एंड चूज, प्रधानमंत्री के ऐसे वक्तव्यों पर कोई बात नहीं होगी, साध्वी प्राची जब हरामजादे कहेगी तब कोई बहस नहीं होगी, सुप्रिया सेनेत से चूक हो जाएगी तो सारा टेलीविजन बहस करने लगेगा। तो जब ये दोहरा व्यवहार मेन स्ट्रीम मीडिया का हो जाता है तो वहां पर लोग ये जानने लगते हैं कि यार क्या बात करें, हर शख्स कहीं ना कहीं समाज के प्रति बेईमानी कर रहा है। तो जब बेईमानी करता है तो वो अपना फिर दूसरी तरफ चलने लगते हैं। उनका विश्वास, उनके विश्वास को कायम रखने का जिस तंत्र को सबसे ज्यादा जिम्मेवारी थी, वो तंत्र आज की डेट में अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। वो विपक्ष का और समाज का माई बाप ना होकर के सत्ता का मानस पुत्र होता जा रहा है। इस वजह से बड़ी मतलब आक्रामक टिप्पणी की है सुरेंद्र राजपूत जी ने। इसमें प्रतिक्रिया के लिए मैं अमिताभ कुमार जी के पास जब जाऊंगा तो बात करूंगा, लेकिन उससे पहले शरद त्रिवेदी जी के पास बात करना चाहता हूं।
शरद जी, पूरी भाजपा मानो विचलित हो गई कंगना रनौत के संदर्भ में सोशल मीडिया पर पोस्ट क्या हुई। लेकिन आपसे जानना ये चाहता हूं, दिलीप घोष तो बहुत बड़े नेता हैं भाई, और ममता बनर्जी तो अतीत में आपकी सहयोगी भी रही हैं। उनके संघर्ष के संदर्भ में तो आप लोग मुरीद रहे। एक समय में ममता बनर्जी की बड़ी सराहना करते थे। उन ममता बनर्जी का पिता कौन है, ये दिलीप घोष जानना चाहते हैं। उसके संदर्भ में रेखा शर्मा महिला आयोग की अध्यक्ष कुछ नहीं बोली, पार्टी के और नेताओं ने जुबान नहीं खोली, उस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कुछ नहीं कहा, जिस भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में यह भरोसा रहा है कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार को अगर कोई पार्टी वस्तुतः तवज्जो देती है, तरजीह देती है, मान्यता देती है, तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। क्या कहेंगे शरद त्रिवेदी जी, वक्त के साथ आए इस विचलन को लेकर आप? हिमांशु जी, देखिए, जो लोग जनता के बीच में रहते हैं, जो पब्लिक लाइफ में रहते हैं, जो पब्लिक डिस्कोर्स में शामिल होते हैं, उनसे कभी ना कभी, जैसे राजपूत जी भी हैं, मैं भी हूं, हमारे जितने मित्र हैं जो प्रवक्ता हैं, वो सभी कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई इस तरह की गलती कर देते हैं, जो क्योंकि हम लोग पब्लिक में बोल रहे हैं तो कोई रीटेक नहीं होता है कि नहीं साहब आप सोच के बोलेंगे, आप लिख के लाएंगे, क्योंकि ज्यादातर भाषण लिख के नहीं लाए जाते हैं, वो एक्सटेम्पोर बोला जाता है। आप आए, खड़े हुए, आपने बोलना शुरू कर दिया, तो उसमें कई ऐसी चीजें मुंह से निकल जाती हैं जो अशोभनीय है, नहीं होनी चाहिए। ये एक अलग चीज है। लेकिन एक चीज होती है जिसको कहते हैं सीरियल ऑफेंडर, कि साहब आपकी एक आदत पड़ चुकी है, एक आदतन आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं कि नहीं साहब हमको तो बोलना ही है, क्योंकि हमको जनता के बीच में रहना, हमको पब्लिसिटी चाहिए, हमको इंस्टेंट नेता बनना है। तो उसमें इस तरह की भाषा तो बड़ी आम सी चीज बिल्कुल हो गई कि नहीं हमको तो बोलना ही बोलना है, जब हम पब्लिक के बीच में जाएंगे तो हम ऐसे ही बोलेंगे। आप देखें जिस तरह की भाषा का प्रयोग माननीय मोदी जी के लिए किया गया है, मतलब सीधे तौर पे गालियां दी गई हैं, एनाकोंडा है, नीच आदमी है, और जो ऐसे अपशब्द हैं, हिटलर है, मिसोलिनी है, स्टालिन है, लेनिन है, कोई ऐसा नाम नहीं है जो धरती पे जो एक अभद्र भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। वो सारी भाषाएं और कई चीज ऐसी जो मैं कह भी नहीं सकता हूं जो उनके लिए कही गई है। ये हैबिचुअल ऑफेंस है, इसमें कि नहीं साहब हमको तो यही करना है। कोई भी थोड़ा विषयांतर कर रहे हैं शरद त्रिवेदी जी। एक तो आपकी इस दलील के साथ में मेरी असहमति है। आपकी पार्टी के पूर्वज रहे सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, सम्माननीय लालकृष्ण आडवाणी, सम्माननीय मुरली मनोहर जोशी, जितने भी राजनेता आज आपकी राजनीति कर रहे हैं ना, उससे लंबा राजनीतिक जीवन रहा है इन लोगों का। और पब्लिक के बीच में आज तो भाड़े में लाई हुई भीड़ को संबोधित करते हैं। इन लोगों की आम सभाओं का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूं मैं, किसी को लाना नहीं पड़ता था। एक लाउड स्पीकर शहर में घूम जाता था, हजारों की भीड़ शहर के चौराहे पर इकट्ठा हो जाती थी। ये नेताजी आज हमारे को संबोधित करने आ रहे हैं। कभी आपने देखा, कभी आपके पास स्मरण है कि उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा, ऐसी आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया हो? क्या वाकई आपका मन नहीं दुखता इस बात से कि वक्त के साथ हमें ऊंचाई पर जाना था और हम रसातल की ओर जा रहे हैं शरद जी? या इस पे आप दलगत तरीके से बात कर सके? मेरा सवाल था आपसे, कंगना रनौत के संदर्भ में सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर आपकी पार्टी का हर बड़े से छोटा नेता कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग कर रहा है, और दिलीप घोष जो बोले हैं ममता बनर्जी के संदर्भ में, उसके लिए कौन बोलेगा? उनके संदर्भ में कौन खड़ा होगा? क्या यह जिम्मेदारी देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल की नहीं बनती कि वह इस संदर्भ में अपना पक्ष रखे, इस बात पर नाराजगी जताए, इस बात पर क्षोभ जताए? हिमांशु जी, मैं पूरी तरह आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन मैंने जो कहा कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर होता है कि आप सुप्रिया श्रीनेत जी के आप कई वीडियोस हैं, कई ऑनलाइन जो यूट्यूब पे वीडियोस आप देखिए, जहां उनका लक्ष्य यही होता है कि और अच्छे प्रवक्ताओं के साथ उनकी बहस हुई है कि साहब पिंटू नेता हैं, आपके चिंटू नेता हैं, चिंटुओं को देख लेंगे, इस तरह की भाषा वो रूटीन में है। ये नहीं कि साहब मैंने कहा अधिकार केवल आपके नेताओं को है कि 4-4 बार का चुना हुआ सांसद, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको आप पप्पू कह के बुला दें, ये आपका नैतिक अधिकार होगा। और दूसरा, अगर कटाक्षी शैली में बात करें तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर के तो श्रेणी में आएगा। ये आतन बदमाशी करते हैं, शरारत करते हैं, गलती करते हैं, इस रूप में शरद जी जैसा सुधी प्रवक्ता हमसे कहेगा। वाकई
मैंने पहले ही कहा कि इस तरह की भाषा जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पब्लिक डिस्कोर्स में बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो इसको पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो दिक्कत उनके साथ है, क्योंकि इस तरह के आगे भी ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे ऐसा नहीं होगा, आगे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें इससे परहेज करना चाहिए। मैं पूरी तरह राजपूत जी से सहमत हूं, आपसे सहमत हूं कि हम सबको इससे परहेज करना चाहिए। शरद जी के संस्कार मेरे खिलाफ जाने की उन्हें इजाजत नहीं दे रहे हैं। दिक्कत यह है कि अपनी पार्टी के नेताओं के बयानों के खिलाफ कितना जा पाए मर्यादा में रहते हुए। शरद जी इस संघर्ष से भी जूझ रहे हैं। सुरेन जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं, उसके बाद अमिताभ जी के पास चलते हैं। जी सुरेन जी। नहीं शरद जी की आखिरी बात सुनकर के मेरे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं रह गई। शरद जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि सुप्रिया जी का कल के परसों के वक्तव्य के अलावा अगर आप कोई एक छोटा सा भी वक्तव्य महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी दिखा दें तो आप जो कहेंगे मैं मान जाऊंगा, नंबर एक। नंबर दो, एक मैं बात और कहना चाहता हूं हिमांशु जी आपसे। कंगना राणावत ने जो और किसी को नहीं, मैं ज्यादा उनके वक्तव्य नहीं कहना चाहता, सिर्फ दो वक्तव्य याद दिलाना चाहता हूं। कंगना राणावत ने जिस तरीके से उर्मिला मातोंडकर जी को सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहा जी, आज तक उन्होंने उसके लिए कोई माफी नहीं मांगी। और तापसी पन्नू को जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वो तो खैर ये उर्मिला जी से नीचे था। तो क्या उर्मिला जी के बारे में जो कंगना राणावत जी ने कहा, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कोई गुस्सा नहीं आया, कोई क्षोभ नहीं हुआ, कहीं कोई भाषा की मर्यादा नहीं गई? किस तरीके की गाली उन्होंने दी। और अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक हमारी भोजपुरी गायिका है नेहा सिंह राठौर जी, नीचे से लेके ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग जिस तरीके से उस बच्ची के खिलाफ पड़े हुए हैं, मैं मतलब हिमांशु भाई आप देख नहीं सकते सोशल मीडिया पे। चिंता मत करिए सुरेन जी, देखेंगे भी और उस पर बात भी करेंगे और ईमानदारी से बात करेंगे, भरोसा रखिए। अभी तो हम अमिताभ कुमार जी के पास जा रहे हैं। अमिताभ जी, सुरेंद्र राजपूत जी ने दलील दी कि समाज के स्तर पर मीडिया अपराध कर रहा है। जिस विषय पर आपत्ति के साथ मुख्य मीडिया को भूमिका निभानी चाहिए, वो उसमें संकोच कर रहा है, इसलिए इस प्रकार की प्रवृत्तियों को कहीं ना कहीं महत्व मिला है। क्या कहते हैं आप? क्या भाषा के स्तर पर यह गिरता स्तर लोकतंत्र की गिरावट का परिचायक नहीं है? दावा तो हम करते हैं कि दुनिया को लोकतंत्र के संदर्भ में हम मिसाल बनेंगे, वो आचरण हमारे नेता ऐसे कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए डॉक्टर साहब, अभी आपने देखा कि हम लोग एक सामाजिक बौद्धिक विमर्श पे बैठे हुए, लेकिन दोनों प्रवक्ता जो हैं इसे राजनीतिक विमर्श में बदलने पर पूरी तरह से लगे हुए। दोनों दूसरे की गलतियां गिना रहे हैं, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा। मेरा बहुत स्पष्ट मानना, आपका तो नाम ही नेता है, लीडर, जो समाज को नेतृत्व देता है। जैसे घर में पिता की भूमिका होती है, तो समाज में आपकी भूमिका है। आप जो करते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं। आपका हर व्यवहार जो होता है लोग उसको अपनाते हैं। तो आप समझिए आप पूरे समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। और गलती दूसरे की ही क्यों गिनानी? गलती तो गलती है, हमारी हो या सामने वाले की जी। तो हमें तो सीधा इस विमर्श पे उतरना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर ऐसा क्या है, हमारे समाज के अंदर ऐसी क्या विसंगतियां पैदा हो गई हैं कि स्त्री को हम इस ढंग से देख रहे हैं जैसे वो कोई वस्तु हो जी। और लगातार कैरी कर रहा है समाज इस चीज को। स्त्रियों का अपमान जो होता है बेसिकली उनको कहीं भी आदमी, मैं कहूंगा एक व्यक्तित्व के तौर पे देखने की जो क्षमता है, हमारा समाज उसको विकसित ही नहीं कर पाया। जबकि हमारा समाज पारंपरिक दृष्टि से और प्राचीनतम सभ्यता के आधार पे बहुत ही सभ्य था, जहां स्त्रियां बहुत ही स्वतंत्र और सम्मान सहित जीती थी। हम मानते हैं कि गुलामी के दिनों में और कुछ अधूरे पश्चिमी कबायलियों के कब्जे में आकर दास्ता में रह करके हमारे अंदर भी बहुत सारी विसंगति आ गई। लेकिन जब हम आजाद हुए तो क्यों नहीं हम फिर वापस अपने तौर तरीकों को जिंदा कर पाते? हम आज भी उसी तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी स्थितियां जो थी, जो कमियां जो थी, वो गुलामी के काल में हमारे अंदर घुस गई थी। अमिताभ जी, थोड़ा अपन वर्तमान पर आते हैं।
क्या आपको नहीं लगता है कि जो राजनीतिक दल है उनका शीर्ष नेतृत्व इन चीजों पर वो आपत्ति नहीं जताता जो आपत्ति दरअसल उसे जतानी चाहिए? इसके कारण निचले स्तर पर ऐसी चीजों के प्रति हौसला बढ़ता है, ऐसी चीजों के संदर्भ में गर्व अनुभव किया जाता है और एक दूसरे व्यक्ति को, दूसरे प्रतिद्वंदी को जलील करने में आनंद की अनुभूति महसूस की जाती है। क्या कहते हैं आप? दरअसल शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ऐसी घटनाओं के प्रति उदासीनता बड़ा कारण है। मुझे तो कई बार लगता है कि वो शह दे रहे हैं अपने नेताओं जी। केन प्रकारण जीतने के चक्कर में वो ऐसे तत्वों को शह देते हैं। और ये तो एक घटना है, हम एक शब्द पे बात कर रहे हैं। आपने कई बार इनकी रैलियों में देखा होगा कि किस तरीके से रैलियों में आए लोग शहर के साथ व्यवहार करते हैं, आसपास के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। बदतमीजियां, लूटपाट, गाली गलौज, सड़क रोकना, हर तरह का असभ्य व्यवहार जो है इनकी रैलियों में दिखता है। तो अमिताभ जी ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इसमें शरद त्रिवेदी जी की प्रतिक्रिया लूं। मैं अमिताभ जी से पूछ रहा था कि भाई राष्ट्रीय नेतृत्व की उदासीनता कई ऐसी चीजों को बढ़ावा तो नहीं देती है? उनका कहना है आप उदासीनता की बात कर रहे हैं, प्रेरित किया जाता है। क्या कहते हैं शरद जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस चीज को कोई बढ़ावा नहीं देती और जब भी ऐसी कोई घटना घटती तो उन लोगों को समझाया जाता है कि इस तरह की घटना दोबारा ना करी जाए। सभ्यता और शालीनता से ही कोई ना कोई जो भी हमारे कार्यक्रम है उनको कंडक्ट किया जाए। बिल्कुल पार्टी की तरफ से क्लियर दिशा निर्देश है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि आप जब उत्तेजित होकर कोई बात करते हैं तो कुछ गलत शब्द मुंह से निकल जाते हैं। वो एक एक्सेप्शन, एक अलग चीज है। लेकिन अगर उसको हम रीति रिवाज बना ले कि नहीं साहब हमको यही करना है, हर मीटिंग में, हर रैली में करना है, तब चीज गलत होती है। तो थोड़ा सा मुझे बताइए ना शरद जी, जो दिलीप घोष जी ने बोला है इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनकी एक माफी पर्याप्त है या दिलीप घोष जैसे नेताओं को घर बिठा देना चाहिए पार्टी को? तब समाज में संदेश जाएगा कि इस प्रकार की भाषा के इस्तेमाल की कीमत क्या हो सकती है। क्या कहते हैं आप? पार्टी उस पर उचित कार्रवाई करेगी, उनको, उनसे बातचीत होगी, उनको बता दिया जाएगा कि इस तरह की घटना को दोबारा ना घटित हो। आप मानते शरद जी इतना पर्याप्त है? नहीं, देखिए निरंतर चलता है ऐसा कोई, मतलब ये कोई इस तरह, जैसे मैंने कहा कि ये कोई आखिरी घटना नहीं है जैसे सुप्रिया जी ने किया था। इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रहेंगी, लेकिन हम लोगों को मर्यादा और शालीनता का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोगों को उसी पे अपनी जो भी राजनीतिक जीवन है, एक स्वच्छ राजनीतिक जीवन जीने की जरूरत है। स्वच्छ राजनीतिक जीवन जीने की जरूरत है। मैं सुरेंद्र जी आखिरी बातचीत के लिए आपके पास आता हूं। हम तमाम मसलों पर बात करते समय कहते हैं समाधान के लिए कि सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता है कि भाषाई शालीनता के संदर्भ में सबसे ज्यादा जरूरत है सारे दलों को बैठकर बात करने की, ये समझने की कि देश को आप लोग ले जाना कहां चाहते हैं? हिमांशु भाई, आपसे इजाजत लेके सच बोलना चाहता हूं। जी जरूर, अगर आप इजाजत दे तो सच बोलूं। जी देखिए, आपकी बात से 100% सहमत हूं जी, लेकिन बस उसको विस्तार देना चाहता हूं। जी आप देखिए, बिल्कुल सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, बल्कि सर्व सामाजिक बैठक होनी चाहिए, और जिसमें विशेष रूप से हमारे मीडिया के मित्रों को भी आमंत्रित करना चाहिए, विशेष रूप से जो इस वक्त सत्ताधारी दल के प्रस्तोता है। जानते हैं 2014 से पहले, आप तो कब से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप 2014 से पहले मुझे बताइए, अगर कहीं कोई सामाजिक तनाव हुआ, धार्मिक तनाव हुआ, कभी आपने हिंदू मुसलमान का नाम लिया था? कभी? दो वर्गों में संघर्ष और जो है ईंट पत्थर चले, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में, ये आप लिखते थे। कभी हिंदू मुसलमान लिखते थे क्या आप? कभी आप मुझे बताइए। कभी दलित अगड़ा लिखते हो आप? 2014 के बाद आप इस समाज को देखिए, जिस समाज में मैं अभी आदरणीय पत्रकार महोदय से कह रहा था कि साहब हम तो नेता हैं, आप हमारे अभिभावक की तरीके से। हमारे यहां तो कभी भाजपा सत्ता में, कभी कांग्रेस सत्ता में, लेकिन आप दबाव समूह हैं। आप अपनी जिम्मेवारी से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? आप हमें क्यों भाषाई मर्यादा पर, क्या नाम, हमारे कान नहीं उमेटते हैं? क्योंकि आप इसलिए कान नहीं उमेटते हैं कि आप हमसे, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं, पत्रकार महोदय की बात व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं जी, ना मैं हिमांशु जी को कह रहा हूं, ना मैं चैनल को कह रहा हूं, लेकिन आप लोग जब हमारे सामने याचक बन करके आते हैं, दबाव समूह में नहीं आते हैं,
तब आपकी हिम्मत या आपकी वो खत्म हो जाती है, आपका अधिकार खत्म हो जाता है हमारे कान उमेटने का। और आज भी जो पत्रकार हमारे अभिभावक बन करके आते हैं, उनके सामने हमें चुपचाप, जैसे श्रवण गर्ग हैं, कुछ भी कह ले हम चुप रह करके सुनना पड़ता है, क्योंकि वो अभिभावक की तरीके से प्रस्तुत होते हैं, वो कभी याचक की तरीके से नहीं आते। तो एक बड़े विस्तृत बहस आनी चाहिए और उस विस्तृत बहस में समाज के हर अंग को छुआ जाना चाहिए और क्या नाम, राजनीतिक दलों को विशेष रूप से छुआ जाना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि अगर प्रधानमंत्री जी भी पहले ही अपने भाषणों पे या इन आपत्तिजनक शब्दों पे खेद व्यक्त कर देते, तो सत्ताधारी दल हो चाहे विपक्षी दल हो, किसी की हिम्मत नहीं, हैसियत नहीं, हौसला नहीं कि उसके बाद एक शब्द गलत कह ले। लेकिन प्रधानमंत्री जी, जो अभी शरद भाई कह रहे थे सीरियल ऑफेंडर के नाम पर, तो प्रधानमंत्री जी स्वयं सीरियल ऑफेंडर है, तो और किसी को क्या रोकेंगे? लेकिन कुल मिला के महत्वपूर्ण बात यह है, अगर हम बातचीत के मर पे जाए तो भाषा का यह गिरता स्तर लोकतंत्र के गिरते स्तर का परिचायक है, और इसमें नेताओं को केवल दोषी नहीं ठहरा सकता है, मीडिया समूहों की भी भागीदारी से इनकार नहीं कर सकता है। टीवी चैनलों पर होने वाली बहस भी गिरते स्तर की अपने आप में परिचायक हो रखी है। किसी भी टीवी चैनल के संदर्भ में बहस की सफलता इस बात पर आंकी जाती है कि उसमें भाषाई स्तर पर कितने नीचे तक भागीदार पहुंच चुके हैं। अगर इस प्रकार के स्वरूप को समाज में प्रस्तुत किया जाएगा तो हम जो विश्व गुरु हो जाने का दावा करते हैं, कहां ले जाएंगे इस देश को, इस देश की संस्कृति को? इस पर विचार होना चाहिए। लोकतंत्र के अंतर्गत महापर्व की अभी शुरुआत ही हुई है। उम्मीद करें कि ये 2 महीने के अंतर्गत हम इन चीजों से बचेंगे और देश के सम्मुख एक बेहतर वातावरण प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे। ऐसी अपेक्षा नेताओं से भी और मीडिया समूह के अपने सम्मानित साथियों से भी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत चुनावी चर्चा के संदर्भ में, लेकिन चुनावी संवाद अभी बाकी है, तो कोई जाइएगा नहीं, बस गए और आए।